हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग धातु और अधातु चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक धातुओं की उपस्थिति, प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति के बारे में पढ़ेंगे, जो इससे हर एक बार आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। मुक्त अवस्था में धातु पढ़ेंगे और संयुक्त अवस्था में धातु कौन कौन सी पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। धातुओं की प्राकृतिक में, प्रकृति मतलब कि भूमि पर धातुओं की किस अवस्था में पाया जाता है। तो धातु प्रकृति में दो अवस्था में पाया जाता है, एक मुक्त अवस्था में, एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था क्या है हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। मुक्त अवस्था में वे धातु पाया जाता है जो जलवाष्प, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है, वह मुक्त अवस्था में धातु पाया जाता है। और जो धातु जल से, जलवाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया कर लेता है तो वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो मुक्त अवस्था में धातु पाया जाता है वह कभी भी जंग नहीं लगता है, जैसे सोना, सिल्वर, चांदी। हम लोग सोना का पान बनता है, कोई भी आभूषण देखते हैं, वो कभी जंग लगता है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में क्या खासियत है? क्योंकि वह वायु, जल और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करबे नहीं करेगा। जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो कहाँ से जंग लगेगा। अब वहीं जो संयुक्त अवस्था में जो धातु पाया जाता है वह अभिक्रिया कर लेता है वायु से, जल से, इसीलिए वह जंग लग जाता है, संक्षारण हो जाता है उसका। तो आशा करते हैं कि मुक्त अवस्था समझ गए होंगे, संयुक्त अवस्था समझ गए होंगे। मुक्त अवस्था क्या है? वे धातु जो वायु के, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प से अभिक्रिया नहीं करते, उस पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ता है, तो उस धातु को मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे सोना, सिल्वर, प्लेटिनियम। संयुक्त अवस्था में क्या बोल सकते हैं? वे धातु जो वायु के, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और उसका प्रभाव उस धातु पर पड़ता है, संक्षारण स्टार्ट हो जाता है, तो उसे संयुक्त अवस्था में धातु पाया जाता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ चुके हैं। क्रियाशीलता श्रेणी में पढ़े थे कि सबसे पहले पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नीचे आता है, कौन सा नीचे आता है? सिल्वर, प्लेटिनियम, सोना। ये तीन धातुएं नीचे आती है हाइड्रोजन के नीचे। तो देखिए, जो हाइड्रोजन के नीचे होता है वह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, वह अक्रियाशील धातु है, इसी वजह से इसे मुक्त अवस्था में रखा गया है। आज जो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता श्रेणी में जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है वो एक्टिव धातु है, जैसे किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए उसको क्रियाशील पदार्थ कहते थे, क्रियाशील धातु कहते थे। तो देखिए, मुक्त अवस्था का एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, जैसे कि सोना, सिल्वर और प्लेटिनियम जो धातु है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन परिवार के नीचे होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, इसलिए वो अक्रियशील होते हैं या किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो बोल सकते हैं अक्रियशील धातु को मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और क्रियाशील धातु किस में पाई जाती है? संयुक्त अवस्था में। तो बहुत सारे डिफिनेशन इसका बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट पर है। हम लोग क्रियाशीलता श्रेणी पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए इसका डिफिनीशन लिखे हैं, डिफिनीशन को देख लेते हैं, समझने के लिए समझ लिया। मुक्त अवस्था मतलब किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, फ्री पाया जाएगा, जलवाष्प से, जल से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से किसी से अभिक्रिया ना करे, वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। जैसे सोना है, सिल्वर है और प्लेटिनियम, ये सभी कभी संक्षारित नहीं होते हैं, जंग नहीं लगता है। और संयुक्त अवस्था मतलब अभिक्रिया करेगा, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, सबसे अभिक्रिया कर उसका संक्षारण हो जाएगा, वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए, मुक्त अवस्था, प्राकृतिक में धातु दो तरीका से पाया जाता है, याद रखिएगा कौन कौन? तो मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का डिफिनीशन देख लीजिए, वे धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है जिन पर वायु के, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
वायु के जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करेगा। और जब अभिक्रिया नहीं करेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह धातु कौन सी अवस्था में पाई जाएगी? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे सिल्वर है, Ag इसका संकेत होता है, गोल्ड सोना है, U संकेत होता है, प्लेटिनियम है, यह Pt है। ये तीन याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल, क्योंकि पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन मुक्त अवस्था में धातु पाया जाता है, और 4 ऑप्शन देगा। तो कौन है? सोना, चांदी, प्लेटिनियम। संयुक्त अवस्था में देखिए, वे धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती है जो वायु के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। इससे आसानी से अभिक्रिया कर लेती है किससे? जलवाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से। तो वह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है धातु, और ये क्रियाशील धातु है। क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर के जो धातु होता है वह क्रियाशील होता है। तो वहीं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सभी संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। और जो क्रियाशीलता श्रेणी के हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो उसे अक्रियाशील धातु भी कहते हैं। तो आशा करते हैं कि मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था समझ गए होंगे कि धातु प्रकृति में कितने अवस्था में पाया जाता है? 2 अवस्था में, मुक्त अवस्था में, संयुक्त अवस्था में। अब हम लोग खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ना है और धातु कर्म के बारे में पढ़ना है। धातु कैसे प्राप्त होता है? पृथ्वी के अंदर से धातु प्राप्त होता है, लेकिन उसका प्राप्त करने का प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वो आपको 5 नंबर में आएगा। तो सबसे पहले खनिज पढ़ते हैं, उसके बाद अयस्क पढ़ेंगे, उसके बाद धातु कर्म पढ़ेंगे, धातु कर्म का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खनिज और अयस्क। देखिए, खनिज पढ़ना है हम लोगों को। तो खनिज क्या है? खनिज भूमि के अंदर से प्राप्त होता है खनिज, और खनिज से अयस्क और अयस्क धातु। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ ट्रिक हम बता दिए हैं समझने के लिए। हम लोग को यही प्रोसेस पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। पहले सबसे पहले पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर से क्या निकाला जाता है? खोद कर निकाला जाता है खनिज, जिसमें धातु होता है। उसके बाद खनिज का शोधन करके अयस्क निकाला जाता है। फिर अयस्क से अयस्क के सांद्रण करके बहुत सारे प्रोसेस यहाँ से तब क्या प्राप्त करते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले खनिज निकालेंगे, खनिज से अयस्क प्राप्त करेंगे, फिर अयस्क से धातु प्राप्त करेंगे। तो हम लोगों को चैप्टर क्या है? धातु और अधातु। हम लोगों को धातु निकालना है कि पृथ्वी के अंदर से धातु कैसे प्राप्त होता है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं खनिज क्या है। तो देखिए, पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त, देखिए पृथ्वी की परत बहुत सारे परतों से मिलकर पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी के अंदर विद्यमान जो धातु युक्त, जिसमें जिस भाग में धातु हो, पृथ्वी के परत में विद्यमान धातु युक्त, यानी कि जिस भाग में धातु विद्यमान हो, उसी को खनिज कहेंगे। तो बोल सकते हैं कि पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी आप खोदिएगा पृथ्वी के अंदर से तो धातु मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कहीं विशेष स्थानों पर ही पाया जाता है, उसको खोदेंगे तो धातु प्राप्त होगा, तो उसी को खनिज बोलेंगे। अब उसी खनिज से डायरेक्ट धातु नहीं प्राप्त होगा, उस खनिज को ले जाएंगे फैक्ट्री में, फैक्ट्री में वो उसका शोधन होगा, सांद्रण होगा, उसके बाद अयस्क प्राप्त होगा। फिर उससे क्या प्राप्त होता है? अयस्क से धातु को बहुत प्रक्रिया के बाद प्राप्त होता है। तो वही सब प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, जिसे धातु कर्म के नाम से जानते हैं। तो खनिज का डिफिनीशन देख लीजिए। पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। आप लोग बोल सकते हैं पृथ्वी की परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। सबसे पहले पृथ्वी से क्या निकाला जाता है? खनिज निकाला जाता है। डायरेक्ट धातु नहीं मिलता है। जैसे NaCl खनिज है, कैल्शियम कार्बोनेट खनिज है, जिंक सल्फाइड खनिज है, ये सब खनिज है। अब जैसे कौन खनिज से कौन कौन धातु निकलता है, ये भी अलग अलग होता है। अलग खनिज से अलग धातु निकलेगा। तो विशेष प्रकार के खनिज से विशेष प्रकार का धातु प्राप्त होता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर बनाए हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उससे प्राप्त होने वाले धातु के देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, बैरॉक्स या चिली साल्ट पीटर जो 2 खनिज है, बैरॉक्स या चिली साल्ट पीटर, उससे कौन धातु प्राप्त होता है जी? सोडियम धातु प्राप्त होता है, याद रखिएगा, पहला खनिज से। दूसरा है
मैग्नोसाइट, मैग्नोसाइट खनिज से मैग्नीशियम धातु प्राप्त होता है, Mg प्राप्त होता है। जिप्सम, जिप्सम से कौन सी धातु प्राप्त होता है, कैल्शियम धातु प्राप्त होता है। और बक्साइट, बक्साइट जो खनिज है उससे कौन सी धातु प्राप्त होता है, एल्युमिनियम। यह VVI कर लीजिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बक्साइट से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो बक्साइट से कौन सा खनिज प्राप्त होगा जी, एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अब देखिए कॉपर पैराइट्स या मैलेकाइट, कॉपर पैराइट्स या मैलेकाइट जो दो खनिज है, इससे कौन सी धातु प्राप्त होता है, कॉपर प्राप्त होता है। और जिंक ब्लेड जो खनिज है, इससे जिंक धातु प्राप्त होगा। और हेमेटाइट, हेमेटाइट से आप लोग जानते हैं लोहा यानी कि आयरन प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खनिज है और उससे प्राप्त होने वाली धातु आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो हम लोग पढ़ लिए खनिज क्या है, फिर खनिज का कौन किस खनिज से कौन सा धातु प्राप्त होता है ये भी पढ़ लिए। तो हम लोग सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर से खनिज निकाला जाएगा। अब खनिज से अयस्क, अब हम अयस्क के बारे में जानते हैं कि अयस्क क्या है, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के परत में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। जैसे बोल सकते हैं बॉक्साइट खनिज है, मैग्नेटाइट खनिज है, हेमेटाइट खनिज है, इत्यादि बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग अयस्क पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले खनिज मिलता है पृथ्वी के अंदर से, उसके बाद अयस्क मिलता है। पृथ्वी के अंदर से खनिज, खनिज के बाद अयस्क, अयस्क से धातु प्राप्त होता है। तो खनिज क्या है, पृथ्वी के अंदर में विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क क्या है, तो अयस्क भी एक प्रकार का खनिज है, लेकिन क्या खनिज बढ़िया होगा कि अयस्क, तो अयस्क बढ़िया होगा। कैसे, क्योंकि खनिज के शोधन से अयस्क मिलता है, यानी कि इसमें अशुद्धियां की मात्रा कम होता है अयस्क में, और खनिज में क्या होता है, अधिक होता है। तो यानी अयस्क का डिफिनीशन बोल सकते हैं कि जिस खनिज में, यानी यह खनिज का ही प्रकार है, लेकिन इसमें क्या होता है, धातु अधिक होगा। अयस्क में धातु की मात्रा मान लीजिए 70% होगा, तो खनिज में कितना 50% होगा। यानी कि कौन बढ़िया, खनिज बढ़िया कि अयस्क बढ़िया, तो अयस्क बढ़िया। क्यों बढ़िया, क्योंकि इसमें धातु की मात्रा अधिक होगा और खनिज में धातु की मात्रा कम होगा, क्योंकि इसमें अशुद्धियां अधिक होगा, क्योंकि यह जस्ट ही पृथ्वी से प्राप्त हुआ है, इसीलिए अशुद्धियां भी अधिक मात्रा में होगा। तो अयस्क बढ़िया होता है खनिज से। तो यह जो अयस्क होता है यह खनिज का ही प्रकार है, लेकिन इसमें धातु की मात्रा अधिक होता है। तो देखिए अयस्क का डिफिनीशन बोल सकते हैं कि जिस खनिज में अधिक मात्रा में धातु विद्यमान हो, अधिक मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिसे कम खर्च में और सरलता से आसानी से प्राप्त किया जा सके धातु, उसे अयस्क कहते हैं। क्या बोल सकते हैं, जिस खनिज से धातु कम खर्च में, अधिक मात्रा में और सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क। तो खनिज और अयस्क में एक ही है, लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस है। क्या अंतर है कि खनिज से अयस्क प्राप्त होता है, अयस्क में अधिक मात्रा में धातु होगा, लेकिन खनिज में कम मात्रा में होगा, क्योंकि इसमें अशुद्धियां अधिक मात्रा में मिला होगा। और अयस्क में अशुद्धि की मात्रा कम होता है, क्योंकि खनिज के शोधन से क्या मिलता है, अयस्क मिलता है। तो आशा करते हैं कि अयस्क समझ गए होंगे। अयस्क क्या है, खनिज का ही रूप है, लेकिन खनिज के शोधन से अयस्क प्राप्त होता है। तो जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में प्राप्त होता था, आसानी से सरलता से उसे प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। और खनिज क्या है, तो खनिज को डायरेक्ट पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर में विद्यमान धातु युक्त जो पदार्थ है उसको खनिज कहेंगे। लेकिन ये जानिए कि जो धातु युक्त पदार्थ है तो उसमें बहुत सारे तो अशुद्धियां भी मिले होंगे, जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, तो उसमें अशुद्धियां अधिक होता है खनिज में, और अयस्क में अशुद्धि कम होता है, धातु की ज्यादा मात्रा होता है। तो खनिज बढ़िया पूछा जाए, बोला जाए कि खनिज बढ़िया है कि अयस्क बढ़िया है, तो अयस्क बढ़िया है। तो देखिए यहाँ डिफिनीशन लिखा है अयस्क का, जिस खनिज में, यहाँ लिखा है जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिसे कम खर्च में, सरलता से, आसानी से धातु प्राप्त की जा सके, उसे क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। जैसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त होता है, बॉक्साइट क्या है, अयस्क है।
और खनिज भी है। अयस्क और खनिज में थोड़ा सा काउंटर है। अयस्क में धातु की मात्रा अधिक होगा और आसानी से प्राप्त किया जाएगा, खनिज में धातु की मात्रा कम होता है। बॉक्साइट जैसे Al2O3 फार्मूला है Al2O3 × 2H2O होता है। बॉक्साइट का फार्मूला तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए, सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज क्या अयस्क हो सकते हैं? आप बताइए। खनिज से क्या प्राप्त होता है? अयस्क प्राप्त होता है। तो इसमें खनिज में धातु की मात्रा कम होता है और अयस्क में धातु की मात्रा ज्यादा होता है और शुद्धि कम होता है इसमें खनिज की अपेक्षा। तो जो सभी अयस्क होता है वो खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि खनिज में धातु की मात्रा कम होगा और अशुद्धियां ज्यादा होता है, इसीलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं क्योंकि इसके पास धातु की मात्रा अधिक होता है। यहाँ नोट पॉइंट लिखे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। याद रखिएगा, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज यानी सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा ये पॉइंट कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। तो अयस्क आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अयस्क क्या है? खनिज है, लेकिन इसमें धातु की मात्रा अधिक होगा और आसानी से और सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। वह क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अब अयस्क के कुछ प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, अयस्क के प्रकार है ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हाइलाइड अयस्क, फास्फेट अयस्क। ये क्या है? ये अंत में क्या लगेंगे? जैसे ऑक्साइड अयस्क है तो इसके अंत में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अंत में फार्मूला के रूप में। सल्फाइड अयस्क है तो एस जुड़ेगा, कार्बोनेट अयस्क है तो CO3 जुड़ेगा, हाइलाइड अयस्क है तो हाइलाइड वर्ग होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्ग 17 के तत्व जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार तत्व जो है वो हाइलाइट बोले जाते हैं। और फास्फेट मतलब पी जुटेगा। तो देखिए, जैसे बोला जाए कि बॉक्साइट किस प्रकार का अयस्क है, तो ऑक्साइड अयस्क है। क्यों है? क्योंकि इसके फार्मूला के अंत में देखिए ओ जुटा है, ऑक्सीजन है, तो इसीलिए यह ऑक्साइड अयस्क है। जैसे बोल दे जिंक प्लेट, ZnS बोल दे। जिंक प्लेट का फार्मूला होता है ZnS। अब यह किस प्रकार का अयस्क है? तो इसके अंत में क्या जुड़ा है? एस जुड़ा है, तो यह सल्फाइड अयस्क है। वैसे बोल दे कैल्शियम कार्बोनेट, यह किस प्रकार का अयस्क है? यह अयस्क ही है। तो किस प्रकार का अयस्क है? तो कार्बोनेट अयस्क है। तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा अयस्क किस प्रकार में आता है? तो ऑक्साइड अयस्क जब ऑक्सीजन जुड़ा हो, सल्फाइड में एस जुड़ा हो सल्फर, कार्बोनेट में CO3 जुड़ा हो, हाइलाइड में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ा हो, फास्फेट में पी जुड़ा हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अयस्क समझ में आ गया, खनिज समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या पढ़े? सबसे पहले पृथ्वी से मिलता है खनिज, तो खनिज पढ़ लिए, उसके बाद अयस्क पढ़ लिए। अब अयस्क से धातु प्राप्त होता है, तो अयस्क पढ़ लिए हम लोग। अब अयस्क से धातु कैसे प्राप्त होता है उसके लिए प्रोसेस है जिसे हम धातु कर्म कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो अयस्क से धातु प्राप्त कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद साथियों।